हेलो बच्चों, आपका हमारे प्लेटफॉर्म सरस्वती क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रभात गर्ग आपके सामने आज तीसरा पेपर लेके आया हूँ, मैथ्स पेपर 1 का। आपको पता होगा हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज हम तीसरा पेपर सॉल्व करेंगे और ये जो तीसरा पेपर है ये कब हुआ था? 5 जनवरी 2022 को ये हमारा पेपर हुआ था, ऑनलाइन मोड में पेपर हुआ था। आज जो है हम टोटल इसके 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे कंटेंट के होंगे और 15 क्वेश्चन जो हमारे होंगे वो पेडागोजी के होंगे। तो पहले जो हम बात करेंगे, जो कंटेंट के जो 15 क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी के हैं वो हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे हम लोग, ठीक है, और उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 9599 5995 99995 टू ऑब्टेन 19995। मतलब वो क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। वो कह रहा है इन तीनों के सम में से हम क्या घटाएं जिससे हमें क्या मिल जाए, 19995 मिल जाए। इसका मतलब वो क्या कह रहा है, 9599 प्लस 5995 प्लस 9995, इन तीनों के सम में से हम क्या घटाएं जिससे हमें क्या मिल जाए, 19995 मिल जाए। वो क्वेश्चन में ये कहना चाहता है। तो हम क्या करते हैं, पहले इन तीनों को प्लस करते हैं। नंबर क्या है हमारे पास, 9599 5995, उसके बाद 9995। 9 और 5 14, 14 और 5 19, एक हासिल गया, 1 और 9 10, 19, 19 और 9 हमारा हो जाएगा 28, 8, 2, 2 और 5 7, 7 और 9 16, और 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, 25 का 5 हासिल लगी 2, तो 9 और 2 11, 11 और 5 16, और 16 और 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 25 25589। अब वहां पे जो 19995 है प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस का x जो है उधर जाके प्लस का x हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 25589 माइनस में 19995। 9 में से 5 जाएगा 4, 18 में से जो है 9 जाएगा 9, 14 में से 9 जाएगा 5, 14 में से 9 जाएगा 5, तो 5594। तो इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा होने वाला क्या है, वो बी होने वाला है, 5594। बस कुछ नहीं था, बेसिक आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ही हमारा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द 55,55,555। मतलब वो कह रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 55,55,555। ठीक है जी। अब देखो, एक में कितनी डिजिट यूज होती है, 1। 10 में कितनी डिजिट यूज होती है, 2। 100 में कितनी डिजिट यूज होती है, 3। 1000 में कितनी होती है, 4। 10,000 में कितनी यूज होती है, 5। ठीक है, 1 लाख में कितनी यूज होती है, 6। 10 लाख में कितनी होती है, 7, और 1 करोड़ में कितनी होती है, 8। अब देखो ये जो है 10 लाख से ऊपर है लेकिन 1 करोड़ से कम है, तो इसका मतलब इसमें टोटल कितनी यूज होगी, क्योंकि ये क्या था, ये था 55 लाख, मतलब 55 लाख, मतलब ये जो वैल्यू है हमारी वो 55 लाख समथिंग है। तो 55 लाख समथिंग में जो टोटल जो डिजिट यूज होगी वो कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, 7 होगी। तो इसका मतलब जिस ऑप्शन में हमारी 7 डिजिट होगी वही आंसर होगा। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें कितनी है, 3 और 2 5 और 4 9, ये गलत। इसमें कितनी है, 6, ये गलत। इसमें ज्यादा है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना इसमें। तो 32 का जो, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है, कुसुम प्लेज विद हर फ्रेंड्स। मतलब कुसुम जो है अपने दोस्तों के साथ खेलती है इन द इवनिंग व्हेन बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर एट 6। मतलब जो है कुसुम जो नाम की लड़की है वो अपने दोस्तों के साथ में खेलती है। कब, शाम को खेलती है। वो कह रहा है जो उसकी दोनों घड़ी सुइयां हैं घड़ियों की, वो कितनी बजे हैं, 6 बजे। देखो घड़ी बना लेते हैं। आपको पता है यहाँ जो है वो 12 होगा, यहाँ जो है वो 6 होगा, यहाँ जो है 3 होगा, और यहाँ जो है 9 होगा। कुसुम जो है शाम को खेलती है अपने दोस्तों के साथ, और जो दोनों जो वो हमारी सुई है वो कितने बजे पे है, 6 पे है।
इसका मतलब ये होगी ऐसे, ठीक है, दोनों सुई जो है वो 6 पे है। तो इसका मतलब ये जो टाइम है ये कितना हो रहा है, 6:30 हो रहा है। और कब की बात कर रहा है, शाम की। शाम का मतलब पीएम और सुबह का मतलब एएम। अब आगे देखते हैं, दिस टाइम ऑन अ 24 आवर क्लॉक कैन, मतलब वो कह रहा है 24 घंटे की घड़ी में ये टाइम क्या होगा। देखो अगर वो बोलता 12 घंटे की घड़ी में क्या होगा तो होता 6:30 PM, लेकिन वो कह रहा है 24 घंटे में, तो इसमें 12 घंटे जोड़ देंगे तो ये होगा 18:30। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा 18:30। 18:30 का मतलब क्या है, शाम के 6:30। ठीक है, इसका मतलब थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा सी। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन सा आ गया। वो कह रहा है सम ऑफ द फ्रैक्शन 3/15 एंड 7/12, मतलब वो कह रहा है दो फ्रैक्शन है उसको सम करना है। दो फ्रैक्शन क्या है, एक तो है हमारा 3/15 और एक है 7/12। इसको सम करके क्या आएगा, देखो सम कैसे करेंगे, 15 और 12 का एलसीएम होगा 60। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 35, तो ये आएगा 47/60। तो ये जो फ्रैक्शन का क्वेश्चन था इसका आंसर होगा 47/60। तो बिल्कुल हमारा इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्क्वायर हैज अ बाउंड्री ऑफ 20 सेंटीमीटर। हमने पिछली क्लास में जो पेपर करा था एक, उसमें सेम क्वेश्चन था ये। वो कह रहा है एक स्क्वायर है, उसकी जो बाउंड्री है वो 20 सेंटीमीटर है। बाउंड्री का मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब परिमाप, मतलब उसकी चारों भुजाओं का जो योगफल होगा वो कितना होगा, 20 होगा। इसका मतलब उसकी जो हर साइड होगी वो कितनी होगी, 5-5 सेंटीमीटर होगी। वो कह रहा है फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ दिस स्क्वायर अ स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। मतलब वो कह रहा है कि वो जो स्क्वायर के जो चारों कॉर्नर है उसमें 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कट कर लिया। What will be the change in the boundary of the new shape? तो वो कह रहा है जो न्यू शेप जो होगी उसकी बाउंड्री में क्या चेंज आएगा। तो चलो क्या करते हैं, पहले स्क्वायर बना लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, वो क्या कह रहा था, एक स्क्वायर है जिसकी बाउंड्री है 20 सेंटीमीटर। बाउंड्री का मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब परिमाप, मतलब इसकी चारों भुजाओं का योगफल 20 है। तो ये 5 होगी, ये 5, ये 5 और ये 5। तो इसका ओरिजिनल वाले का जो पेरीमीटर था, ओरिजिनल जो फिगर थी उसका पेरीमीटर 20 था। अब वो कह रहा है इसके चारों कॉर्नर से 1/1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट कर लिया जाता है 1/1 का। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो ओरिजिनल जो फिगर थी और जो नई फिगर आएगी उसके पेरीमीटर में क्या बदलाव आएगा। तो देखते हैं क्या बदलाव आएगा। ओरिजिनल वाले का कितना था, 20 था। ओरिजिनल वाले का जो था वो 20 सेंटीमीटर था। अब नए वाले का देखते हैं। देखो एक यहां से कटा, एक यहां से कटा, तो ये यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, 3 ये हो गया। ऐसे ही 3 ये हो गया, 3 और 3 6। ऐसे ही 3 ये हो गया 9 और 3 12। ठीक है, 12 ये हो गया। अब देखो एक ये हो गया 9, 12 और 1 13, 14 15 16 17 18 19 और 20। इसका मतलब ओरिजिनल फिगर का भी पेरीमीटर 20 था और नई का पेरीमीटर भी कितना आया, 20 आया। तो इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब ढूंढते हैं जरा। वो कह रहा है द बाउंड्री ऑफ द न्यू शेप विल बी इक्वल टू द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर। मतलब वो कह रहा है जो न्यू शेप की जो बाउंड्री होगी वो स्क्वायर की बाउंड्री के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो इसका जो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, हमारा सी होगा। क्योंकि जो ओरिजिनल जो स्क्वायर था उसकी बाउंड्री कितनी थी, 20 थी, और नई वाले की भी कितनी आई है, 20 आई है। एक बार मैं फिर समझा देता हूं कैसे। एक यहां से कटा, एक यहां से कटा, तो 3 ये बचा। 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। एक ये हो गया 13, एक ये हो गया 14 15 16 17 18 19 20। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका सी होगा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ देयर पेंसिल। मतलब 5 बच्चों ने अपनी जो पेंसिल है उसकी जो लेंथ है वो मेजर करी यूजिंग ए स्केल। मतलब एक फुट्टे का एक स्केल का यूज करते हुए उन्होंने अपनी 5 पेंसिल की लेंथ को मेजर करा और रिजल्ट ये आया, ये पांचों पेंसिल की लेंथ आ गई 15.5 12 11.8 9.7 और 7। व्हाट इज द एवरेज। एवरेज बोलो या मीन बोलो, बात एक ही है। और इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, माध्य। और एवरेज को हम क्या बोलेंगे, औसत। अब देखो
एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं सारे नंबर को प्लस कर देंगे। तो सारे नंबर को अगर हम प्लस करेंगे तो 15.5, 12, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये 11.8, 9.7 और ये होगा 7। ठीक है जी, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 0 2, 2 और 5 7, 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 7 26, 26 का 6 और 2 और ये कितना हो गया? 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, तो ये हो गया 56। तो सम कितना हो गया? 56 हो गया। और टोटल हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी पेंसिल थी? 5 थी। 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये होगा 11.2। तो इसका आंसर जो होगा हमारा 11.2 होगा। तो जो 6 क्वेश्चन हमारा होगा, 6 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो 11.2 आएगा, मतलब डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जितने भी हमारे पास नंबर दे रखे होते हैं उन सभी नंबर्स को हम ऐड कर देते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब आंकड़ों की संख्या से उसे हम डिवाइड कर देते हैं। अगला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। 18 स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर ईच, मतलब हमारे पास 18 स्क्वायर है। हमारे पास जो है 18 स्क्वायर है और हर स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती है और कितनी है? 2-2 सेंटीमीटर। कैन कवर अ करेंसी नोट, मतलब 18 स्क्वायर जो है उनकी साइड कितनी है? 2-2 सेंटीमीटर। एक जो है वो करेंसी नोट कवर करते हैं, एक जो है करेंसी नोट कवर करते हैं। इसका मतलब 18 स्क्वायर जो 2x2 के हैं उसे अगर हम एक साथ मिला दें तो एक जो है करेंसी नोट मान लो 2000 रुपए का नोट बन जाता है। हाउ मेनी स्क्वायर आर रिक्वायर्ड टू 3 सच नोटिस, मतलब 3 नोट बनाने के लिए, 3 करेंसी नोट बनाने के लिए इस प्रकार के कितने वर्गों की आवश्यकता होगी। अब देखो, एक करेंसी नोट बनाने के लिए 18 की जरूरत हो रही है, तो 3 करेंसी नोट बनाने के लिए कितने की जरूरत होगी? 18 तिया 54 स्क्वायर्स की जरूरत होगी। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? 54 होगा, मतलब 7th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। ठीक है, तो इसमें ये जो 2 सेंटीमीटर था इसका कोई यूज नहीं है, इसमें बस यूज किसका था? 18 स्क्वायर का। अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी, एक क्वाड्रिलेटरल को हमें पहचानना है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी 4 भुजाएं होती है और बंद आकृति होती है। आई हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, मतलब वो कह रहा है चतुर्भुज अपने बारे में बोल रहा है कि मेरे पास जो है 2 लाइन सिमेट्री है। कितनी लाइन सिमेट्री है मेरे पास? 2 लाइन सिमेट्री है। ठीक है जी। ऑल माई एंगल्स आर 90 डिग्री, वो कह रहा है जो चतुर्भुज है उसके चारों एंगल, मतलब चतुर्भुज अपने बारे में बता रहा है किसकी मेरी जो है 2 लाइन सिमेट्री है। अभी सिमेट्री क्या होता है वो समझाऊंगा। और मेरा हर एंगल कितना है? 90 डिग्री का। अब देखो, स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, रेक्टेंगल के होते हैं, लेकिन रोम्बस और पैरेललोग्राम के चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। दो ऑप्शन इस वाली स्टेटमेंट से 2 हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब अगले पे चलते हैं। वो कह रहा है आई हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, मतलब मेरे पास जो है 2 लाइन सिमेट्री है। अब देखो, पहले बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो देखो स्क्वायर में क्या लाइंस, एक लाइन सिमेट्री तो ऐसे बनेगी। लाइन सिमेट्री का मतलब क्या है? उसके बीच बिल्कुल बीच में हम लाइन खींचेंगे और दोनों चीजें बिल्कुल सेम दिखेंगी। एक ये होगी, एक ये होगी और एक ये होगी, तो कितनी होगी? 4। तो आज से आपको क्या याद रखना है कि स्क्वायर में कितनी लाइन सिमेट्री होती है? 4। तो इस और कितनी की बात कर रहे हैं? 2 की बात कर रहा है, तो ये भी खत्म। अब बात करते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में जो 2 लाइन सिमेट्री बनेगी वो कैसे बनेगी? एक तो बनेगी ऐसे और एक बनेगी ऐसे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। बस ठीक है, बस आपको याद क्या रखना है यहाँ से, स्क्वायर के ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन रोम्बस और पैरेललोग्राम का ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। पहली बात तो ये। दूसरा, स्क्वायर में टोटल कितनी लाइन सिमेट्री बनती है? 4। और रेक्टेंगल में कितनी लाइन सिमेट्री बनती है? 2। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। अब 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार हम रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है, शर्ट्स इन 4 कलर्स, मतलब कुछ कमीजें हैं जो कितने कलर्स में? 4। जो 4 कलर हैं वो कौन कौन से हैं? 4 कलर्स। एक तो ब्लू है हमारे पास, एक येलो है, एक ब्लैक है
और एक वाइट है, मतलब हमारे पास 4 तरह की शर्ट है, 4 कलर की, ब्लू, येलो, ब्लैक एंड व्हाइट आर अवेलेबल इन द पैकेट्स ऑफ 5, 10, 12 एंड 15। मतलब येलो की जो पैकिंग है, एक पैकिंग में कितनी शर्ट है? 5। सॉरी, ब्लू की जो पैकिंग है, एक पैकेट में कितनी शर्ट है? 5। येलो की कितनी शर्ट है? एक पैकेट में 10। ब्लैक की कितनी है? 12। और व्हाइट की कितनी है? 15। वो कह रहा है इफ अ शॉपकीपर वांट्स टू बाय इक्वल नंबर ऑफ शर्ट्स, मतलब एक जो शॉपकीपर है वो कुछ शर्ट खरीदना चाहता है और इक्वल नंबर, मतलब चारों कलर की जो शर्ट है वो बराबर बराबर खरीदना चाहता है। अब जो शॉपकीपर है वो किससे शर्ट खरीदेगा? होलसेलर से। शॉपकीपर किससे शर्ट खरीदेगा? होलसेलर से। लेकिन इन चारों शर्ट को वो बराबर बराबर खरीदना चाहता है। What are the minimum number of packets of different? What are the minimum number of packets of different color he should buy? देखो क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर 4 कलर की शर्ट खरीदना चाहता है, ब्लू, येलो, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लू की जो पैकिंग है, एक पैकिंग में 5 शर्ट होती है, येलो में 10 होती है, ब्लैक में 12 होती है और व्हाइट में 15 होती है। लेकिन वो क्या चाहता है, इन चारों शर्ट को बराबर बराबर क्वांटिटी में लाना चाहता है। मतलब ब्लू अगर 100 लाएगा तो येलो भी 100 लाएगा, ब्लैक भी 100 लाएगा, व्हाइट भी 100 लाएगा। मतलब चारों की जो क्वांटिटी लाना चाहता है वो सेम लाना चाहता है। तो वो कह रहा है कि इसमें से कौन सा वो ऑप्शन वो चूज करेगा। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन से जाना है। सपोज दैट उसने ब्लू 4 ली, एक पैकेट में 5 आती है तो कितनी आएगी? 20 आएगी। येलो 5 ली, एक पैकेट में 10 आती है तो कितनी आएगी? 50। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? चारों शर्ट्स उसे इक्वल क्वांटिटी में खरीदनी है, तो ये गलत हो गया। मान लो ब्लू खरीदता है वो 6 पैकेट, एक पैकेट में 5 आती है तो 6 में आएगी 30। येलो के 12 पैकेट खरीदता है, एक में आती है 10 तो 12 में आएगी 120। यहाँ था 30, यहाँ 120, ये बराबर होना चाहिए, नहीं है, तो ये हमारा हो गया गलत। अगला चलते हैं, ब्लू के वो 12 पैकेट खरीदेगा, एक में 5 आती है तो 12 में 60। उसके अलावा येलो के 10 खरीदेगा, एक में 6 आती है तो 10 में ये 60 हो जाएगी, ये 10 × 6 60 हो जाएगी। अब जो ब्लैक है, एक पैकेट में 12 आती है तो 5 पैकेट में कितनी आएगी? ये भी 60 आएगी। और जो हमारी व्हाइट है वो एक पैकेट में 15 आती है तो 4 में कितनी आएगी? 15 चौके 60। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है वो चारों कलर की बराबर है। तो इसका मतलब इस जो क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। ठीक है, तो जो हमारा 9th क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा सी होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेणुका डिसाइडेड टू यूज नेल्स, मतलब नेल्स मतलब वो पिन का यूज करती है, एंड अ रोप, मतलब रेणुका क्या करती है? एक पिन का यूज करती है। जैसे पिन होती है ना, जो हम हमारा जो नोटिस बोर्ड होता है उसमें लगा देते हैं, और एक रोप, एक रस्सी का यूज करती है टू मेक अ सर्कल। ठीक है, मतलब एक जो पिन हो गई और एक रस्सी हो गई, इसका यूज करती है ऑन द ग्राउंड। ठीक है, जमीन पे जो है एक पिन और एक रस्सी का यूज करती है। शी टुक अ थिन रोप, मतलब एक जो है वो पतली रस्सी लेती है, एंड टाइड नेल्स ऑन बोथ हैंड। ठीक है, मतलब जो है वो इसे टाई कर देती है, बिल्कुल खींच देती है ऑफ द रोप। देन शी मेड अ सर्कल। ठीक है, मतलब उसने क्या करा, एक ग्राउंड पे पिन लगाई और एक उसने रस्सी ली ऐसे, और उसने जो है इस रस्सी को पिन से टाइट कर दिया और वो सर्कल बनाना चाहती है विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड, मतलब वो अपने एक दोस्त की मदद से एक सर्कल बनाना चाहती है। तो सर्कल ऐसे बनेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द गिवन सिचुएशन। ठीक है जी, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। रेणुका डिसाइडेड टू यूज नेल्स मतलब पिन, एंड अ रोप एक रस्सी, टू मेक अ सर्कल इस तरीके से ऑन द ग्राउंड। शी टुक अ थिन रोप and tied nails of both ends of the rope, then she made a circle with the help of her friend. Which of the following statement is correct in the given situation? ठीक है, the length of the rope is used to equal the length of the chord of the circle, मतलब वो कह रहा है जो लेंथ है ये किसके बराबर है? कोड। देखो ये हमारा मान लो यहाँ पे है, ऐसे है, ये हमारा क्या हो गया? ये हो गई रेडियस, मतलब ये जो लेंथ ऑफ रोप है ये क्या है? रेडियस। वो कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ द रोप है इज यूज्ड टू इक्वल द लेंथ ऑफ द कोड। देखो कोड क्या होता है? ये होती है जीवा। देखो जीवा की लंबाई मतलब कोड की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई क्या है? अलग अलग है, लेकिन वो यहाँ पे क्या कह रहा है? बराबर है, तो ये हो गया गलत।
द लेंथ ऑफ द रोप इज यूज टू इक्वल टू द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। वो कह रहा है जो रस्सी की जो लंबाई है वो डायमीटर की लंबाई के बराबर है। डायमीटर होता है ये, डायमीटर को क्या बोलते हैं, हमारा व्यास होता है, और डायमीटर क्या होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। लेकिन ये तो नहीं होगा। वो कह रहा है द लेंथ ऑफ द रोप यूज्ड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस। बिल्कुल, ये जो देखो रस्सी की जो लंबाई है ये किसके बराबर है, ये वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या होगा, सी। मतलब देखो ये क्वेश्चन किसका था, सर्कल का, लेकिन उसने सर्कल का क्वेश्चन ना देके उसने किस में पूछ लिया, थ्योरी में। उसने किस में पूछ लिया, थ्योरी में, और कुछ नहीं है। तो ये पेडागोजी का क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा कंटेंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन किस में पूछ लिया, उसने थ्योरी में पूछ लिया इसे। अब देखो अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टोटल complete packet of 3/4 kg can be made from 51 kg amount of sugar। मतलब देखो वो क्या कह रहा है, आपके पास ना 51 किलो शुगर है, 51 किलो शुगर है टोटल, और उसमें जो है आप एक पैकेट कितने केजी का बनाते हो, 3/4 kg का। मतलब एक पैकेट में आप कितनी केजी शुगर डालते हो, 3/4 kg। तो वो कह रहा है हाउ मेनी टोटल पैकेट कैन बी मेड, नंबर ऑफ पैकेट पूछ रहा है। देखो नंबर ऑफ पैकेट कभी भी पूछे, नंबर ऑफ पैकेट आपसे कभी भी पूछे तो क्या करना है, आपको ऊपर लिखना है अमाउंट टू बी पैक्ड, या अमाउंट नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी टू बी पैक्ड। जितनी क्वांटिटी हमें पैक करनी है उसे लिखेंगे ऊपर, अपॉन में क्वांटिटी इन 1 पैकेट, एक पैकेट में जो क्वांटिटी आएगी उसे लिखेंगे हम नीचे। अब देखो टोटल हमें कितनी शुगर पैक करनी है, 51 किलो, और एक पैकेट में कितनी आती है, 3/4 kg। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 51/3, और ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये होगा 17, 17 चौके 68। तो टोटल कितने पैकेट बनेंगे, 68 पैकेट्स इसके हम बना सकते हैं। तो इसका मतलब 11th क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, बी होने वाला है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। वो कह रहा है 1 इज अ प्राइम नंबर, एक जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है। 1 इज अ कंपोजिट नंबर, 1 इज बोथ अ प्राइम एंड अ कंपोजिट नंबर, 1 इज नीदर अ कंपोजिट नॉर अ प्राइम नंबर। अब देखो यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा है, एक तो प्राइम नंबर आ रहा है और एक आ रहा है कंपोजिट नंबर। देखो बेसिक चीजें समझ लेते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, ना तो 2 से कम ना 2 से ज्यादा। मतलब अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। मतलब कोई भी संख्या अभाज्य संख्या कब कहलाएगी, जब वो केवल 2 नंबर से डिवाइड होगी, ना तो 2 से कम ना 2 से ज्यादा। ये हो गया प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, या मिनिमम 3 फैक्टर होते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। मतलब भाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिसके 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक है। अब देखो पहले बात करते हैं प्राइम नंबर की। हमेशा याद रखना सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, उसके बाद आएगा 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। कम से कम इतने तो आप ये याद रखना, ये 1 से लेके 50 तक जो है हमारे प्राइम नंबर हो गए। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है। तो ये प्राइम नंबर है। और दूसरी चीज ये याद रखना कि 1 से लेके 50 तक जो है हमारे ये प्राइम नंबर है। अब देखो एक जो है वो प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, 1 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है। हमें बताना है सही वाला, लेकिन पहला तो हो गया गलत वाला। अब बात करते हैं कंपोजिट की। अब जो प्राइम नहीं है वो क्या है, कंपोजिट। जैसे 4, 6, 8, 10 और 9 भी आएगा, ऐसे ही सो ऑन। ठीक है। ये हो गया हमारे कंपोजिट नंबर। लेकिन देखो 1 जो है ना तो प्राइम में आया ना कंपोजिट में आया। इसका मतलब इस बात को हमेशा याद रखना, 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। एक जो है ना तो हमारी भाज्य संख्या है और ना ही हमारी अभाज्य संख्या है। तो इसका 12th का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। वो कह रहा है द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो। देखो पहली बात तो वो बात कर रहा है ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, वो आकृति एक तो बंद आकृति होगी और उसकी कितनी भुजाएं होंगी, 3। अब उसकी 3 भुजाएं होंगी तो कोण भी कितने होंगे, 3। वो कह रहा है
भाई 3 भुजाएं होंगी तो उसके कोण कितने होंगे, 3 होंगे। वो कह रहा है इसके तीनों कोणों का जो अनुपात है वो कितना है, 5:6:7 है। हमें क्या बताना है, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, हमें बताना है स्मॉलेस्ट एंगल। अब हमेशा याद रखना त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। हमें बताना है सबसे छोटा एंगल। देखो सबसे छोटा कौन सा होगा, पहला। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री इनटू में, पहले की बात कर रहा है, पहले की वैल्यू क्या है 5 बटे में 5 और 6 11 और 7 18, तो ये होगा 180 डिग्री इनटू में 5 बटे में 18, तो ये 10, तो 10 इनटू में 5 50 डिग्री। तो मतलब सबसे छोटा एंगल जो हमारा होगा इसमें वो क्या होगा, हमारा 50 डिग्री। ठीक है, तो 13 का आंसर जो हो गया वो हमारा बी हो गया। अब अगला है, बिमल ब्रॉट अ पैकेट ऑफ कैंडीज ऑन हिज बर्थडे। मतलब बिमल जो है स्कूल में गया होगा, उसका बर्थडे था और बर्थडे में जो है एक कैंडी मतलब एक टॉफी का पैकेट ले गया। ही गेव 1/3 टू जॉन, उसने क्या करा 1/3 तो जो है वो जॉन को दे दी, 1/4 जो है उसने राधा को दे दी। 1/4 किसे दे दी, उसने राधा को दे दी। उसके अलावा 1/5 उसने सुष्मिता को दे दी, 1/5 मतलब 1/5 एंड 1/6 उसने मीको को दे दी, मतलब 1/6 किसे दे दी, मीकू को। ही एट रिमेनिंग 6 कैंडीज, उसके पास मतलब जो हमारा लड़का था विमल, उसके पास 6 कैंडीज जो है वो रिमेनिंग बची, मतलब उसने 1/3 एक दे दी, 1/4 1/5 1/6 ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो पहले तो देखो कितनी बांट दी उसने, इन सबको प्लस कर दें सॉरी, ये उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। 3 4 5 6 का एलसीएम लेंगे 60, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे 20, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे 15, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 60 को 6 से डिवाइड करेंगे 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो ये हो गया 20 और 15 35, 35 और 12 47 और 10 57, मतलब उसने 57/60 बांट दी। देखो लास्ट क्लास में भी हमने बिल्कुल सेम क्वेश्चन करा था, 57/60 बांट दी। मान लो टोटल जो है x है, टोटल जो है x है, x में से 57/60 बांट दी, तो बची कितनी 3/60। रिमेनिंग जो बची वो कितनी बची, x का 3/60, और जबकि रिमेनिंग कैंडीज कितनी है 6, तो 6 = 3/60 इंटू में x, तो जो x की वैल्यू होगी वो होगी 60 इंटू में 6 बटे में 3, तो ये आएगा 120 कैंडीज। इसका मतलब उसके पास शुरुआत में पैकेट में जो कैंडीज थी वो कितनी थी, 120 थी, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 120 थी। मतलब 120 उसके पास टोटल कैंडीज थी, 120 में से उसने क्या करा, 120 में से 6 तो उसके पास बच गई खाने के लिए, और अगर ये पूछता कि उसने कितनी अपने दोस्तों में बांट दी तो फिर आंसर होता 114। 120 टोटल थी, 6 वो खुद खा गया, तो उसके पास बची कितनी 114। तो 14th का आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ 7 consecutive even number arranged in an increasing order is 98। मतलब वो कह रहा है 7 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है, 98। देखो वो कह रहा है 7 हमारे पास नंबर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां नंबर, छठा और 7वां। इन 7 नंबर की खासियत क्या है, एक तो ये कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, और कैसे नंबर है, इवन नंबर है, आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब मान लो ये 10 होगा तो ये 12 होगा, ये 14 होगा, ये 16, 18, 20 और 22 इस तरीके से चलेंगे। ये 100 होगा तो 102, 104 इस तरह से। इनका जो सम है, इनका जो सम है वो कितना है, 98। देखो सम जो है वो 98 है, तो इसका जो एवरेज होगा, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम योगफल बटे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों की संख्या 7, तो 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चौक 28, तो एवरेज कितना आएगा, 14 आएगा। अब क्या करना है, एवरेज को बिल्कुल सेंटर में लिख देना। सेंटर में कौन सा नंबर है, 4th नंबर है, तो एवरेज को यहाँ लिख दिया 14। और ये सीरीज किसकी चल रही है, इवन नंबर की, तो 14 के बाद क्या आएगा, 16, फिर 18 और फिर 20। 14 से पहले इवन नंबर कौन सा आएगा, 12, 10 और 8। अब देखो सबसे बड़ा नंबर हो गया 20, सबसे छोटा नंबर हो गया 8। अब वो कह रहा है व्हाट इज द थर्ड नंबर इन दिस ऑर्डर, और उसने कैसे लगाए थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए थे, तो तीसरा नंबर बताना है।
पहला ये है, दूसरा ये है, तो तीसरा हमारा ये हो गया। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो गया 15 का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया हमारा, ए हो गया। ठीक है, तो आपके जो है ये कंटेंट के जो है आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले 15 क्वेश्चन पे, पेडागोजी वाले। अगला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट हैव बीन गिवन इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग नंबर्स। मतलब 3 स्टेटमेंट हमें दी गई है और किस कंटेक्स्ट में दी गई है, टीचिंग नंबर्स। मतलब बच्चों को हम क्या पढ़ा रहे हैं, नंबर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, संख्याओं के बारे में पढ़ा रहे हैं। 2 स्टूडेंट्स ऑफ अर्ली प्राइमरी क्लासेस। देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, प्राइमरी क्लासेस में नहीं, प्राइमरी क्लासेस के अर्ली फेज में हम पढ़ा रहे हैं, शुरुआत में, मतलब फर्स्ट सेकंड में हम क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों को हम नंबर्स के बारे में हम सिखा रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, encouraged student to think about number and quantities, ठीक है, of objects when these are meaningful to them। अगला है encourage student to learn counting by recalling names, ठीक है। अगला है encourage student to make set with movable object। अब वो हमें ये बताना है which of the following is statement is correct। हमें बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी बिल्कुल सही है। हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 16। अब देखो पहला ऑप्शन क्या था, एनकरेज स्टूडेंट टू थिंक अबाउट नंबर्स एंड क्वांटिटीज। मतलब बच्चों को जो है एनकरेज करो कि वो नंबर और क्वांटिटीज के बारे में सोचे। देखो जैसे क्वांटिटी का मतलब 1 एप्पल, क्वांटिटी हो गई एप्पल, नंबर हो गया 1, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, 4 एप्पल में 2 एप्पल जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 6 एप्पल। तो नंबर्स के बारे में, सम के बारे में वो कर पाएगा। तो इसका मतलब पहला होगा सही, मतलब ए वाला तो सही होगा, ए वाला तो सही होगा। इसका मतलब जिसमें ए नहीं है वो हो गया हमारा गलत, है ना। अब दूसरा है एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न काउंटिंग बाय रिकॉलिंग नंबर नेम्स, ठीक है। वो कह रहा है रिकॉलिंग मतलब याद करने के। देखो प्राइमरी लेवल पे हमें कुछ भी याद नहीं करवाना, रटवाना नहीं है, हमें चीजों को क्या करना है, समझाना है। तो यहाँ पे हमें क्रैमिंग पे बिल्कुल फोकस नहीं करना, हमें किस पे फोकस करना है, लर्निंग पे, सीखने पे फोकस करना है। ये गलत, तो बी वाला गलत। तो बचा कौन सा हमारा, ये हो गया। थर्ड और देख लेते हैं, एनकरेज स्टूडेंट टू मेक सेट विद मूवेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। और आप लोगों ने देखो इस चीज को भी नोटिस करा कि हम जो है ऑप्शंस के थ्रू भी इसमें जा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया, Which of the following represent the correct sequence of geometrical reasoning level according to Van Haley theory। देखो लास्ट क्लास में भी जो हमारा सेकंड पेपर था उसमें एक क्वेश्चन आया था वैन हेले थ्योरी का, ठीक है। तो हमें क्या, वैन हेले कौन थे, वैन हेले जो है एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने क्या बताया था कि प्राइमरी लेवल पे या इवन सेकेंडरी लेवल पे भी बच्चा जो ज्योमेट्रिकल शेप, ज्यामिति जो फिगर्स को जो सीखता है तो उसका सीक्वेंस क्या होता है। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले होता है विजुअलाइजेशन, फिर होता है एनालिसिस, फिर तीसरा होता है इनफॉर्मल डिडक्शन, चौथा होता है फॉर्मल डिडक्शन और पांचवा क्या होता है, रीगर। तो पहला क्या था, विजुअलाइजेशन। तो सबसे पहले विजुअलाइजेशन आएगा। अब देखो ऑप्शन से जाएंगे, विजुअलाइजेशन में ये है, इसमें है, ठीक है, इसमें नहीं है, खत्म, इसमें है, ठीक है, इसमें नहीं है, खत्म। तो इसका मतलब विजुअलाइजेशन से हमारे 2 ऑप्शन खत्म हो गए। विजुअलाइजेशन के बाद हमारा क्या आएगा, एनालिसिस आएगा। अब देखो एनालिसिस जो है इसमें नहीं है, ये खत्म, इसमें नहीं है, ये खत्म, और इसमें भी नहीं है, ये खत्म। क्लियर है। तो पहले आएगा विजुअलाइजेशन, फिर आएगा एनालिसिस, फिर आएगा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बोलो या इनफॉर्मल डिडक्शन बोलो, बात ये की है। फिर डिडक्शन आएगा और लास्ट में आएगा एक्सोमेटिक, जिसे हमने दूसरा नाम इसका क्या पढ़ा था, रिगर। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 17th का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, ठीक है ना। अब देख रहे हैं आप चीजें रिपीट हो रही हैं, और आप ना 5-7 पेपर, अगर 10 पेपर करोगे ना तो आपको क्या होगा, आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन ना मैंने कर रखा है, चाहे वो थ्योरी में हो चाहे वो प्रैक्टिकल में, मतलब चाहे वो पेडागोजी में हो चाहे प्रैक्टिकल में हो, चीजें ना रिपीट हो रही है। बस क्या होगा, क्वेश्चन को पूछने का, आपका क्वेश्चन एग्जामिनर का क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। देखो ये है आपका विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्शन, इसे आप क्या बोल सकते हो, इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन और रीगर, और इसे हम एक्सोमेटिक भी बोलते हैं। तो ये आपको पांचों ये याद रखने हैं। सबसे पहला लेवल ये होगा, फिर सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा, फिफ्थ ये होगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, प्राइमरी लेवल पे मेनली ये 3 लेवल ही होते हैं,
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके जो आएंगे प्राइमरी लेवल से अगर पूछेगा ये 3 होंगे, और ये जो चलता है आपका प्राइमरी लेवल मतलब पीआरटी, और ये चलेगा आपका सेकेंडरी लेवल पे टीजीटी पे, ये भी आपका दे रखा है इसमें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने 18th क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द मैथमेटिकल टास्क। वो कह रहा है मैथमेटिकल टास्क में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। मैथमेटिकल टास्क मतलब बच्चों को आपने मैथ्स के टास्क दिए सॉल्व करने के लिए, तो ये मैथमेटिकल टास्क हो गए। व्हेन स्टूडेंट्स आर चैलेंज्ड विद अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल टास्क, there is a probability that they become confident in their ability to handle difficult problems. When students are challenged with appropriate mathematical task, मतलब जब बच्चों के सामने appropriate mathematical task दिए जाते हैं, appropriate मतलब उनकी क्लास से रिलेटेड, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे ये प्रायिकता है, ये संभावना है, दैट दे बिकम कॉन्फिडेंट इन देयर एबिलिटी टू हैंडल डिफिकल्ट प्रॉब्लम। मतलब जब आप अपनी क्लास के बच्चों को जब अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल टास्क दोगे तो इसकी ये संभावना है कि वो उसे सॉल्व करेंगे और वो कॉन्फिडेंट होंगे कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। बिल्कुल हो सकता है ये, तो इसका मतलब पहला तो सही है, हमें बताना है नोट वाला, ये हो गया गलत। इफ अ मैथमेटिकल टास्क इज डिफिकल्ट इट कांट बी एंगेजिंग फॉर स्टूडेंट। वो कह रहा है अगर मैथमेटिकल टास्क मुश्किल हुआ तो वो बच्चों को एंगेज नहीं कर सकता। अब मैं आपके सामने एक 2 एग्जांपल रखता हूँ। जैसे आप लोग प्राइमरी टीचर हो, 3rd क्लास के बच्चों को आप पढ़ा रहे हो मैथ्स, क्लास में आपके 20 बच्चे हैं, आपने 20 बच्चों को एक प्रॉब्लम दी, 20 के 20 ने सॉल्व कर ली, फिर दूसरी दी, 20 के 20 ने सॉल्व कर ली, तीसरी दी, 20 के 20 ने सॉल्व कर ली। मतलब आप प्रॉब्लम देते जा रहे हो और सारे बच्चे सॉल्व करते जा रहे हैं, तो बच्चों में इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा, बोरियत होगी, बच्चों में जो है बोरियत होगी। लेकिन बच्चों को आपने 20 बच्चों को क्वेश्चन दिया, 10 ने करा, 10 ने नहीं करा, तो क्या होगा, 10 बच्चे ना आपस में डिस्कशन करेंगे, एंगेज होंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इफ अ ये क्या कह रहा है सेकंड ऑप्शन कि मैथमेटिकल टास्क अगर मुश्किल होगा, मैथ्स का क्वेश्चन मुश्किल होगा, तो वो क्या होगा, बच्चों को एंगेज नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा ये गलत है, और हमें कौन सा ढूंढना है, गलत वाला ही ढूंढना है। इसका मतलब जो 18 क्वेश्चन जो हमारा होगा, 18th क्वेश्चन जो हमारा होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा बी होगा। ठीक है, 18th का आंसर क्या होगा, बी। आगे और देख लेते हैं। मैथमेटिकल टास्क शुड एनकरेज स्टूडेंट टू बिकम ऑटोनोमस लर्नर, बिल्कुल सही है। मैथमेटिकल टास्क शुड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेट पाथ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब वो कह रहा है मैथ्स के टास्क ऐसे होने चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑल्टरनेट मेथड होना चाहिए, कि अगर किसी बच्चे को एक मेथड से समझ नहीं आ रहा है तो उसके सामने हम दूसरा मेथड उसका रिप्रेजेंट करेंगे। 19th क्वेश्चन, which skill is expressed in following statement that will help a child to understand the quantification of the object? यहां पे बात किसकी कर रहा है, क्वांटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की। ठीक है, which skill is expressed in following statement that will help a child to understand the quantification of the object? quantification of the object का मतलब क्या होता है, बच्चे के सामने एक आपने चॉकलेट रखी, एक और रखी, तो उसने एक को एक से जोड़ा 2 हो गई, फिर एक और रखी तो 2 को एक में जोड़ा 3 हो गई, फिर एक और रखी तो 3 को एक में जोड़ा 4, तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाता है। तो ये होता है क्वांटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ऐसे जोड़ना। द चाइल्ड मेंटली इंक्लूड्स 1 in 2, 2 in 3, 3 in 4, 4 in 5, so on so forth। जैसे मैंने अभी बताया, देखो ये एक पिक्चर भी है, जैसे एक चॉकलेट रखी, एक को 2 से मिलाओगे तो 3 बनेगा, एक को 2 से और 3 से मिलाओगे तो 4 बनेगा, सो ऑन ऐसे 5 6 ऐसे ये बनेगा। तो ये क्या है, ये क्या है, ये इक्वालिटी है, हायरार्किकल इंक्लूजन है, रिवर्स इनवर्स कंजर्वेशन है, या नॉर्मलाइजेशन है। तो ये क्या है, ये आपका हायरार्किकल इंक्लूजन है। हायरार्किकल मतलब स्टेप बाय स्टेप, श्रेणीबद्ध। हायरार्किकल को हिंदी में आप क्या बोलोगे, श्रेणीबद्ध तरीके से आप इस चीज को कर रहे हो, तो ये हायरार्किकल इंक्लूज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following is the most appropriate strategy to introduce the concept of fraction in primary mathematics class? वो कह रहा है प्राइमरी लेवल पे मैथ्स की क्लास में
फ्रैक्शन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना है तो क्या बेस्ट तरीका हो सकता है? हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखो होता क्या है, बच्चों को प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे होते हैं उनको ना दो चीजों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एक तो होता है फ्रैक्शन में और एक होता है डेसिमल में। अब देखो हम बात करते हैं फ्रैक्शन की। बच्चों को फ्रैक्शन में दिक्कत क्यों होती है? बच्चों को हम शुरुआत में पढ़ाते हैं कि 4 जो है 3 से बड़ा है, 4 जो है 3 से बड़ा है, 7 जो है 6 से बड़ा है, 10 जो है 12 जो है 10 से बड़ा है, 15 जो है 6 से बड़ा है। इस तरीके से मतलब हमने बच्चों को क्या बताया, 4 जो है 3 से बड़ा है। लेकिन फिर हम क्या बोलते हैं, 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4, 1/3 1/4 से बड़ा है। तो बच्चा ना वहां जाके कंफ्यूज हो जाता है। हमने बोला कि 6 जो है वो 4 से बड़ा है, 6 जो है मतलब 6 इज ग्रेटर देन 4, लेकिन फिर हम बोलते हैं 1/4 इज ग्रेटर देन 1/6। तो बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी इंट्रोड्यूस का मतलब अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं, तो हम किस चीज को हम यूज करेंगे सबसे ज्यादा, पोजिंग अ वर्ड प्रॉब्लम ऑन फ्रैक्शन टू द स्टूडेंट। मतलब फ्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम को पोज करेंगे और बोलेंगे, भाई देखो सबसे पहले तो कंसेप्ट समझाना पड़ेगा ना, शुरुआत तो आपको ही करनी पड़ेगी। आप क्या कर रहे हो, सीधा जो है वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन दे रहे हो और बच्चे से बोल रहे हो सॉल्व करो, नहीं। शोइंग अ पिक्चर चार्ट रिप्रेजेंटिंग 1/2 एंड 1/4, मतलब चार्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे जहां पे 1/2 दिखाया जाएगा और 1/4 दिखाया जाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग अ फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन, नहीं, वो कह रहा है नंबर लाइन पे हम फ्रैक्शन को दिखाएंगे, ये भी गलत है। Doing paper folding activities with symmetrical rectangular strip and circular cutout, मतलब वो कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर शीट को हम यूज करेंगे, उसे हम फोल्ड करेंगे ऐसे ऐसे, तो हम उसे बताएंगे 1/4 के बारे में, 1/2 के बारे में। तो 20 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तो कभी भी फ्रैक्शन का अगर हमें कंसेप्ट सिखाना है तो हम किसके थ्रू चीजों को क्लियर करेंगे, एक्टिविटीज के थ्रू चीजों को क्लियर करेंगे। एक्टिविटीज कौन सी, पेपर फोल्डिंग की एक्टिविटी, ये याद रखना, इन चीजों को लिख लेना। पेपर फोल्डिंग की एक्टिविटी, वो पेपर क्या हो सकता है, वो रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है और वो सर्कुलर शेप में भी हमारा हो सकता है। अब हम चलते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन पे। अब देखो वो कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, हमारे सामने 2 स्टेटमेंट दी हुई है। पहली स्टेटमेंट क्या है, मैथमेटिक्स करिकुलम इन प्राइमरी स्कूल मस्ट प्रोग्रेस फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। वो कह रहा है कि प्राइमरी लेवल पे जो हमारा जो मैथ्स का जो करिकुलम होना चाहिए वो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। प्राइमरी क्लास स्टूडेंट स्टार्ट डूइंग मैथमेटिक्स विदाउट थिंकिंग, नहीं, बिल्कुल गलत है। वो कह रहा है प्राइमरी क्लास का जो बच्चा है वो मैथ्स को जो है विदाउट थिंकिंग करता है, नहीं, थिंकिंग बहुत जरूरी है, रियल लाइफ से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक बच्चा रियल लाइफ से चीजों को कनेक्ट नहीं करेगा वो चीजों को नहीं सीख पाएगा। तो सेकंड तो गलत है। अब देखो ऑप्शन पे जाते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, नहीं, ए तो ट्रू है लेकिन आर जो है ट्रू नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट रीजन ऑफ ए, ठीक है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, नहीं, ए तो फॉल्स नहीं है। मतलब यहां से ये तो हमें समझ आ गया कि हमारा जो ए है, जो हमारा ए है और जो हमारा ए तो ट्रू है और आर जो है वो फॉल्स है। अब ये देखो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये सही है, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना कि प्राइमरी क्लास पे अगर बच्चा मैथ्स को सीखेगा तो रियल लाइफ से जब तक कनेक्ट नहीं करेगा, थिंकिंग नहीं करेगा, तब तक वो मैथ्स को सीख नहीं पाएगा या उसे मैथ्स सीखने में फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो हमारा जो 21वां क्वेश्चन था इसका आंसर होगा सी, मतलब ए इज करेक्ट, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। अगला है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, ठीक है। देखो दोबारा क्वेश्चन आ गया। मैंने आपसे क्या बोला कि 15 क्वेश्चन अगर पेडागोजी के होंगे तो कम से कम 4 क्वेश्चन आप मान के चलो एनसीएफ 2005 से होंगे। विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट। क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट का मतलब क्या है, क्लासरूम में बच्चा जो एक्टिविटी कर रहा है उसके बेस पे हम क्या करेंगे, बच्चे की असेसमेंट करेंगे, मतलब मूल्यांकन करेंगे। और किस में मूल्यांकन करेंगे, मैथ्स में, ठीक है। इट शुड नॉट मेयरली बी डन फॉर इवेल्युएटिंग द स्टूडेंट, रेदर मस्ट बी डन फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड इंप्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। वो कह रहा है कि ना इवेल्यूएशन मत करो, इससे बढ़िया अपने टीचिंग लर्निंग मेथड को सुधार लो, वो ज्यादा बढ़िया है। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा।
ठीक है। अगला है इट मस्ट बी डन टू रैंक द स्टूडेंट। नहीं, रैंकिंग की कोई बात नहीं करनी प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे रैंकिंग की कोई बात नहीं करनी। इवैल्यूएशन हम इसलिए करते हैं प्राइमरी लेवल पे बच्चों का, जिससे हम उनको प्रोग्रेस कर पाए धीरे धीरे। आगे है इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन। नहीं, है तो जरूरी है, तो पार्ट होना चाहिए। जब इवैल्यूएशन नहीं होगा तो कैसे करोगे। सेल्फ असेसमेंट इज नॉट पॉसिबल इन प्राइमरी क्लासेस। वो कह रहा है प्राइमरी क्लासेस पे सेल्फ असेसमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो हमें क्या बताना था कि कौन सा हमारा सही है। पहला है इट शुड नॉट मेयरली बी डन फॉर इवेल्यूटिंग द स्टूडेंट, रेदर मस्ट बी डन फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक, इंप्रूविंग, ये ठीक है। तो हमें सही वाला बताना है, इसमें जो सही होगा। अब देखो तीसरा क्या कह रहा है, सेल्फ असेसमेंट इज नॉट पॉसिबल फॉर प्राइमरी क्लासेस। वो कह रहा है प्राइमरी क्लासेस में जो सेल्फ असेसमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। नहीं, सेल्फ असेसमेंट पॉसिबल है, मतलब बच्चों का असेसमेंट किया जा सकता है। अब पहले ऑप्शन पे दोबारा आते हैं, इट शुड नॉट मेयरली बी डन फॉर इवेल्यूटिंग द स्टूडेंट। वो कह रहा है बच्चों को इवेल्यूट करने के लिए नहीं होना चाहिए, रेदर मस्ट बी डन फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड इंप्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब अगर आप देखोगे ना पेडागोजी में क्या होता है, कई बार जो है हमारे चारों ऑप्शन जो है वो गलत से दिखते हैं, या चारों ऑप्शन में हमें आंसर नहीं मिलता। तो हमें क्या देखना होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। देखो डी तो मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, वो कह रहा है कि प्राइमरी लेवल पे जो है सेल्फ असेसमेंट पॉसिबल नहीं है। बी में कह रहा था कि रैंकिंग करो, बिल्कुल गलत है। और सी में तो कह रहा था कि ये पार्टी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ना इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए ही बनेगा, ठीक है ना। तो 22वें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। अब 23वें पे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट मैथमेटिक्स लर्निंग अमंग प्राइमरी ग्रेड लर्नर्स। ठीक है, मतलब प्राइमरी लर्नर जो है वो मैथमेटिकल लर्निंग में क्या है, चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद सम आइडियाज अबाउट मैथमेटिक्स। बच्चे स्कूल आते हैं और उनके पास कुछ ना कुछ आइडिया होता है, ठीक है। चिल्ड्रंस आइडियाज अबाउट मैथमेटिक्स बिफोर कमिंग टू स्कूल आर इररेलेवेंट फॉर स्कूल मैथमेटिक्स। ठीक है, देखो होता क्या है, मान लो प्राइमरी लेवल पे बच्चा आ रहा है, प्राइमरी लेवल पे बच्चा आ रहा है तो उसे ना मैथ्स की नॉलेज होती है। मैथ्स की नॉलेज कैसे होती है, उसे ना अपनी रियल लाइफ से होती है। जैसे उसके सामने मैंने 2 चॉकलेट रखी, अभी वो बच्चा स्कूल जाने नहीं लगा, लेकिन काउंट तो कर सकता है ना, उसे दिख रहा है ना 2, और एक जगह मैंने रखी 3, तो मैं उससे बोलूंगा कौन सी चॉकलेट लेगा, तो वो लेगा 3 वाली। क्यों? क्योंकि उसे पता है 3 चॉकलेट जो है वो 2 से ज्यादा है। तो उसकी जो है ना, बच्चा जब प्राइमरी क्लास में या प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ने के लिए आता है तो उसकी मैथ्स की नॉलेज ना पीछे की कुछ ना कुछ होती है। पहले ऑप्शन में क्या कह रहा था, चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद सम आइडियाज अबाउट मैथमेटिक्स। इसका मतलब ए बिल्कुल सही है, ए वाला तो आएगा, ए वाला आएगा। इसका मतलब एक इसमें नहीं है, एक तो इसमें नहीं है, ठीक है जी, ए वाला तो आएगा। दूसरा कह रहा है चिल्ड्रंस आइडियाज अबाउट मैथमेटिक्स बिफोर कमिंग टू स्कूल आर इररेलेवेंट फॉर स्कूल मैथमेटिक्स। मतलब वो कह रहा है कि बच्चे को प्राइमरी लेवल पे आने से पहले मैथ्स के बारे में जो आइडिया है उसका कोई यूज नहीं है, वो इररेलेवेंट है। ये तो बिल्कुल गलत है, मैंने अभी बताया आपको एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसका मतलब जिसमें बी आ रहा है वो गलत है, तो ये भी गलत हो गया। अगला है चिल्ड्रन डेवलप्ड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग ओनली वाइल स्टडिंग ज्योमेट्री। वो कह रहा है जो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है वो कब डेवलप करते हैं, जब वो ज्योमेट्री सीख रहे होते हैं। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग मतलब थिंकिंग करके, इमेजिनेशन करके, ये सब में होता है, ये खाली ज्योमेट्री में नहीं होता है, सब में होता है। तो सी भी गलत है। अब डी और देख लेते हैं, चिल्ड्रन इन प्राइमरी क्लासेस आर एबल टू आइडेंटिफाई शेप्स इन देयर सराउंडिंग। बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब हमारा पहला और चौथा सही है। पहला और चौथा किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा था, चिल्ड्रन इन प्राइमरी क्लासेस आर एबल टू आइडेंटिफाई शेप्स इन देयर सराउंडिंग, मतलब अपने आसपास देख के वो शेप्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारा 23 होगा उसका आंसर जो होगा हमारा ए होगा। अब चलते हैं अगले पे। अब देखो एक और क्वेश्चन आ गया एनसीएफ 2005 का। वो कह रहा है मैथमेटिक्स करिकुलम के इंपॉर्टेंट फीचर बताओ, ठीक है। 3 फीचर सबसे ज्यादा हैं, बढ़िया है। एक तो एम्बिशियस होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए और कोहेरेंट होना चाहिए। इट शुड बी एम्बिशियस एंड कोहेरेंट, बिल्कुल सही है। मतलब ए वाला तो बिल्कुल आएगा ही आएगा। एम्बिशियस होना चाहिए, कोहेरेंट। एम्बिशियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्वाकांक्षी। इंपॉर्टेंट को क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण। और कोहेरेंट को क्या बोलते हैं, सुसंगत। एम्बिशियस को क्या बोलेंगे, महत्वाकांक्षी। कोहेरेंट को क्या बोलेंगे, सुसंगत। और एक तीसरा और होता है इंपॉर्टेंट,
जो इसमें नहीं दे रखा, लेकिन तीसरा फीचर और होता है मैथमेटिक्स करिकुलम का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज और आ रही है, करिकुलम। दो चीजें होती है, एक होता है सिलेबस और एक होता है करिकुलम। सिलेबस जो है एक नैरो टर्म है और करिकुलम जो है एक ब्रॉड टर्म है। जैसे मैं बात करूं मैथ्स की फर्स्ट क्लास में, मान लो 15 टॉपिक है, तो जो टॉपिक दे रखे हैं वो है सिलेबस। लेकिन प्राइमरी लेवल पे जो मैथ्स का पूरा सिलेबस है शुरुआत से लेके एंड तक, वो है करिकुलम। मतलब करिकुलम जो है एक वास्ट टर्म है, एक डिटेल टर्म है, जबकि जो आपका सिलेबस है वो डिटेल टर्म नहीं है। तो पहला तो आएगा ही आएगा, पहला आएगा तो ये तो दोनों खत्म हो गए। इट शुड बी एक्टिविटी फोकस्ड, मतलब जो हमारा मैथ्स का करिकुलम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक्टिविटी, मतलब क्रिया करके होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बी भी आएगा। तो ए और बी आएंगे तो इसका मतलब यही होगा। सी क्या है, इट शुड इंक्लूड मोर नंबर्स ऑफ सबमेटिव असेसमेंट, नहीं, इट शुड एम्फेसाइज द प्रोसीजर एंड नॉलेज ऑफ फॉर्मूला। देखो प्राइमरी लेवल पे फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूले से हमें बच्चों को चीजें नहीं समझानी, हमें किससे चीजें क्लियर करनी है, बच्चों को कंसेप्ट हमें सिखाने हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ए और बी होगा। और आप लोगों ने देखो नोटिस करा कि अगर आपको चारों ऑप्शन की नॉलेज नहीं थी, पहले और दूसरे ऑप्शन की अगर आपको नॉलेज थी, तो इसमें आप आंसर दे सकते हो। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 24 का सी। अगला क्वेश्चन है, देखो द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ अ स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम। मतलब आपसे क्या कह रहा है कि मैथ्स की क्लास में चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम का मतलब क्या है, बाल केंद्रित कक्षा होगी। बाल केंद्रित मतलब हमारा फोकस किस पे होगा, बच्चे पे होगा। हमारा फोकस किस पे होगा, बच्चे पे होगा। टीचर को किस पे फोकस करना है, बच्चे पे फोकस करना है। वो कह रहा है मतलब हमें चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम बनानी है, तो उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या होगा, प्रोवाइडिंग मल्टीपल क्वेश्चन टू एवरी स्टूडेंट इन द क्लास फॉर प्रैक्टिस। मतलब वो कह रहा है हर बच्चे को बहुत सारे क्वेश्चन दे दो प्रैक्टिस के लिए, नहीं, बिल्कुल गलत है। टीचर इज आस्किंग एवरी स्टूडेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन ब्लैक बोर्ड, ये तो बिल्कुल गलत है। देखो पता है कई बार क्या होता है, बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लिख के सॉल्व कर सकता है, अपनी कॉपी में सॉल्व कर सकता है, लेकिन अगर आप उसे बोलोगे कि व्हाइट बोर्ड पे आ जाओ या ब्लैक बोर्ड पे आ जाओ, तो हो सकता है वो सॉल्व इस चीज को नहीं कर पाए। तो ये बिल्कुल गलत है। हो सकता है वो आते हुए भी चीजों को गलत कर दे, क्यों, एक हेजिटेशन होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। टीचर इज एंगेज्ड विद स्टूडेंट इन द क्लासरूम टू बिल्ड देयर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। ये आ गया, इसका मतलब यही सही होगा। फिर भी चौथा पढ़ लेते हैं। टीचर इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड एक्सप्लेनिंग द एलोग्रिथम। एलोग्रिथम मतलब उसका एक तरह आप कह सकते हो स्टेप बाय स्टेप, मतलब फॉर्मूला टू द स्टूडेंट। तो ये भी हो गया गलत। तो इसका 25वें का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन अगर आप देखोगे ना तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ गिने चुने वर्ड ऐसे हैं जो बिल्कुल ज्यादा ही हैं वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट द मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। देखो पिछले पेपर में मैंने आपको कराया था और मैंने बताया था कि प्राइमरी लेवल पे जो हमारी मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक होती है उसकी क्या फीचर होने चाहिए। मैंने बताया था कलरफुल होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उसके पेजेस अच्छे होने चाहिए, उसमें पिक्चर्स होनी चाहिए, उसमें इमेजेस होनी चाहिए, उसमें रियल लाइफ के एग्जाम्पल होने चाहिए, रियल लाइफ से कनेक्टेड होनी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कंटेंट और रियल लाइफ से कनेक्ट। मतलब वो प्राइमरी उसका फीचर है और बाकी जो है सेकेंडरी है। वो कह रहा है The problems given in the textbook should reduce solution to knowledge of specific tricks। ठीक है। अगला कह रहा है the language used in textbook must not be far removed from everyday speeches of the student। मतलब सेकंड ऑप्शन में कह रहा है the language used in textbook must not be far removed from everyday speeches of the student। मतलब वो कह रहा है कि जो टेक्स्ट बुक में जो लैंग्वेज यूज करी गई है वो डेली लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए, चीजें डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब बी तो होगा, बी तो हमारा डेफिनेटली होगा। तो इसका मतलब इसके हिसाब से हमारा सी ऑप्शन खत्म हो गया। अब सी देखते हैं। द बुक शुड नॉट इंक्लूड स्टोरी। वो कह रहा है बुक में स्टोरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल स्टोरी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को स्टोरी होगी तभी तो मजा कर पाएंगे वो। ठीक है, अब आते हैं ए पे दोबारा, है ना। बी हमारा क्लियर हो चुका है, मतलब बी तो होगा ही होगा, सी नहीं होगा। अब ए को समझते हैं। द प्रॉब्लम गिवन इन टेक्स्ट बुक
शुड रिड्यूस सॉल्यूशन टू नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक ट्रिक। मतलब पहले ऑप्शन में ये कह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है ना उसे ट्रिक के माध्यम से सिखाओ, प्रॉब्लम जो है उसे ट्रिक के माध्यम से सिखाओ, कंसेप्ट के माध्यम से मत सिखाओ। इसका एक एग्जांपल है, देखो ये 9 का टेबल है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा 9 का टेबल हमें कैसे याद कराया जाता था। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे क्या है 9 8 7 6, मतलब यहाँ पे क्या है आपका असेंडिंग ऑर्डर में 0 से, और यहाँ पे क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और ये हमारा क्या हो गया 9 का टेबल हो गया। अब देखो ट्रिक यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन 11 के टेबल में तो काम नहीं करेगी, 12 के टेबल में तो काम नहीं करेगी। तो इसका मतलब द प्रॉब्लम गिवन इन टेक्स्ट बुक शुड रिड्यूस सॉल्यूशन, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा ये वाला ए वाला जो है वो नहीं होगा। तो हमारा इसमें क्या बचेगा, सी बचेगा, सॉरी बी बचेगा, मतलब ये बचेगा हमारा ओनली बी। तो 26 का जो आंसर होगा, 26 क्वेश्चन का आंसर होगा सी, मतलब ओनली बी। ए और सी हमारा जो है वो गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे 4 क्वेश्चन बच रहे हैं इसमें। Which of the following is not related with process of mathematics teaching and learning? वो कह रहा है मैथमेटिक्स की जो टीचिंग है और जो लर्निंग है उसमें क्या चीज नहीं है। ठीक है, उसमें पता ही क्या है नहीं है, रोट मेमोराइजेशन। मतलब ये क्या है, ये है क्रैमिंग। मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक तरह, ये हो गया चीजों को रटना, क्रैम करना। ये क्या हो गया, रटना। मैथ्स के अंदर रटने को बिल्कुल मना किया गया है, तो ये हमारा हो गया आंसर। इसको याद रखना, एब्स्ट्रैक्शन मैथ्स में यूज होता है, इन्वेस्टिगेशन भी यूज होता है और ऑप्टिमाइजेशन भी यूज होता है। क्या यूज नहीं होगा, रॉट मेमोराइजेशन यूज नहीं होगा। 28वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ पॉलियास प्रॉब्लम। देखो लास्ट क्लास में भी हमारा जॉर्ज पॉलिया का क्वेश्चन आया था, इसमें भी हमारा क्वेश्चन आ गया। अब देखो मैंने बताया था 4 हैं इसके। पहला तो क्या है, अंडरस्टैंडिंग, मतलब क्वेश्चन को समझना, प्रॉब्लम को समझना और उसे एनालाइज करना। दूसरा क्या था, डिवाइज अ प्लान, मतलब डिवाइज अ प्लान का मतलब प्लानिंग करना। पहला स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड क्या हो गया, इंप्लीमेंटेशन, मतलब जो आपने प्लानिंग करी है उसे इंप्लीमेंटेशन करना, कैरी आउट द। और चौथा क्या है, लुक बैक, रिफ्लेक्शन। अब क्वेश्चन पे आते हैं, नॉट कह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल होगा, और हमें बताना है नोट वाला, तो ये तो हो गया गलत। लुक बैक बिल्कुल होगा, डिवाइज अ प्लान भी होगा, मेमोराइजेशन एल्गोरिथम बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका 28 का आंसर क्या हो गया, बी। आप लोग देख रहे हो ना, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अभी तक हम 3 पेपर कर चुके हैं और आपको क्वेश्चन ना वही दिखेंगे सारे के सारे। बस क्या होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी और कुछ चेंज नहीं होना, थोड़े से ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को अगर आप लोग ढंग से पढ़ोगे और आपको अगर कंसेप्ट अच्छे से पता है तो आप चीजों को कर पाओगे। अब देखो अच्छा क्वेश्चन आ गया ये, वाइल एडिंग 3 नंबर्स, 3 नंबर को हमने ऐड करा, गिवन एज 73, 35 और 27। इन 3 नंबर को हमने ऐड करा, तो क्या करा, एक तरीका तो ऐड करने का ये है, फिर है ये। तो हमने क्या करा, 73 35 को क्या कर दिया 35 और 73, तो इसका मतलब होता है कम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव। उसके बाद हमने क्या करा, 35 प्लस में 73 प्लस में 27, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 100। ये क्या होता है, एसोसिएटिव। ये क्या होता है, एसोसिएटिव, मतलब 3 नंबर को हम 3 तरीके से प्लस कर सकते हैं। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। अब देखो इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा है, इन तीनों में सबसे बेस्ट ये है। क्यों, क्योंकि 73 और 27 मिलके क्या बना रहे हैं, 100 बना रहे हैं, और 100 प्लस करना इजी है। तो इसका आंसर क्या होगा, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होगा। तो इसका मतलब 29 का हमारा जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, ए। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन मल्टीप्लिकेशन इन द फॉलोइंग वे। मतलब बच्चे ने क्या करा, 35 को 23 से मल्टीप्लाई करा, 35 को 23 से मल्टीप्लाई करा। अब देखो उसे जो मल्टीप्लाई करना चाहिए था वो ये करना चाहिए था, 3 पंजे 15, 1 3 3 9 और 10, 5 दूनी 10 और ये 7, तो ये 508 कितना आना चाहिए था, 805 आना चाहिए था। लेकिन उसने क्या कर दिया बेचारे ने, 75 कर दिया। पता है उसने देखो क्या करा, 3 पंजे 15, 5 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 तिया 6 और 1 7।
ठीक है, उसने इसने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो उसने गलती करी है, तो उसकी गलती को हम सुधारेंगे। व्हाट कुड बी द मोस्ट प्रोबेबल रीजन, मतलब ये जो उसने एरर किया है, बच्चे ने जो एरर किया उसके ऊपर उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है। द स्टूडेंट इज अनेबल टू रिकॉल द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल्स अप टू 10, मतलब वो कह रहा है वो 10 तक के टेबल को वो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा। अगर वो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा होता ना तो 3 पंजे 15 यहाँ पे नहीं लिखता, 3 दूनी 6 और 1 ऐड 7 यहाँ नहीं करता, तो ये तो हो गया गलत। द स्टूडेंट डज नॉट नो अलॉगरिथम ऑफ एडिशन, मतलब बच्चा जो है एडिशन करना नहीं जानता। अगर वो एडिशन करना नहीं जानता होता तो ये 2 3 6 और 1 7 वो नहीं कर पाता, ये भी गलत। The student is unable to regrouping of numbers while multiplying the numbers, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है the student has extended the algorithm of addition to multiplication. The student has extended the algorithm of addition to multiplication, मतलब उसने जो एडिशन का जो algorithm है वो मल्टीप्लिकेशन में लगा दिया। ये हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, फिर मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि मैथ्स में अगर आपको 30 में से 25 प्लस लेके आने हैं तो आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करो, बच्चे के फेवर में चीजों को सोचो। अगर आप बच्चों के हिसाब से चीजों को सोचोगे तो आप चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से कर पाओगे। अभी हम और पेपर्स आपके साथ लेके आएंगे, अभी तक हम टोटल 3 पेपर आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और जल्दी से मैं और पेपर आपके साथ लेके आऊंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अब अपनी अगली क्लास में। ठीक है।